अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बरवक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मुझे मुंबई वाली लड़की मिल गई थी। वो मुझसे पूछ रही थी, सर आप यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? हम तो हमेशा बड़े डाक खाने के पीछे एक रेस्ट हाउस में ठहरते हैं। रेस्ट हाउस की मालिक एक क्रिश्चियन खातून है। ये मेरी मम्मी की सहेली है। सितंबर में हमें 2 कमरे रियायती रेट पर मिल जाते हैं। सर मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगवाऊँ? मैंने कहा, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, शुक्रिया। अच्छा तो मैं अपने लिए मंगवा लेती हूँ। दरअसल मैं यहाँ कॉफ़ी पीने ही आई थी। रात को शिमले में सर्दी हो जाती है। इसने बैरे को इशारा करके कॉफ़ी लाने को कहा। मैंने बेदारी से रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देखा। अब मैं वहाँ से निकल जाना चाहता था। कार्मेन मुसलसल बोल रही थी। कहने लगी, सर जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि आपने किस तरह मुझे गुंडों से बचाया है तो वो बड़ी खुश हुई। कहने लगी कि मैं खुद चलकर इस नौजवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने कहा, मम्मी वो मुझे तो खुद तो मालूम नहीं कि वो कहाँ रहते हैं। सर आप किसी रोज़ शाम को हमारे साथ खाना खाएं, मेरी मम्मी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। मैंने कहा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, यहाँ मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। कार्मेन बोली, सर आपको जब भी फुर्सत मिले हमें फ़ोन कर दीजिएगा। इसने मुझे अपने रेस्ट हाउस का नंबर भी लिख कर दे दिया। मैंने कागज़ लेकर जेब में रख लिया और कहा, मैं कोशिश करूँगा। मैंने पैरे को बुलाकर कहा, मेरा और मैडम की कॉफ़ी का दोनों का बिल लाओ। नहीं नहीं सर, कार्मेन ने जल्दी से कहा, मैं आपको बिल नहीं देने दूंगी, मैं खुद बिल अदा कर दूंगी। मैंने कहा, इस वक्त तुम मेरी मेहमान हो, मुझे बिल अदा कर लेने दो, इसके बाद बिल बेशक तुम अदा कर देना। कार्मेन मुस्कुरा दी। कहने लगी, सर आप बड़े अच्छे इंसान हैं। आजकल के माहौल में आप जैसे नौजवान बहुत कम हैं। मैं खामोशी से रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देखता रहा। मुझे माल रोड पर लोग इधर से उधर गुजरते नजर आ रहे थे। इतने में मेरा बिल लेकर आ गया। मैंने बिल अदा किया और उठते हुए बोला, अच्छा कार्मेन, गुड लक, फिर मुलाकात होगी। कार्मेन भी मेरे साथ उठ खड़ी हुई। कहने लगी, सर मुझे फ़ोन ज़रूर करें, मेरी मम्मी को आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। सर मुझे भी आपसे मिलकर खुशी होगी। मैंने कहा, ज़रूर ज़रूर। मैंने कार्मेन के लिए भी एक कॉफ़ी साथ ही लाया था। मैं तेज़ी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। माल पर आकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया और सोचने लगा कि इस लड़की से दोबारा मुलाकात नहीं होनी चाहिए। खुदा जाने ये कौन है। मुझे ऐसे ही ख्याल आने लगा कि इस लड़की का ताल्लुक सीआईए से तो नहीं है और कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि मेरा पीछा करती हुई वहाँ आ गई हो। फिर मुझे ख्याल आया, अगर ऐसी बात होती तो वो मेरे सामने ना आती। बस इत्तेफाक की बात है कि सितंबर में जब मैं शिमला आया तो ये लड़की भी अपनी माँ के साथ वहाँ आई हुई थी और इत्तेफाकन मेरी मुलाकात इससे हो गई। मैंने अपने आप से कहा, लेकिन अब इस लड़की से मुझे बचकर रहना होगा। ये बातें बहुत करती है और कहीं इसकी वजह से मैं कौम का किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाऊं। मैं एक ऐसे मिशन पर शिमला आया हुआ था जिसका अवलीन तकाजा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रों से दूर रहूं। मैंने मुजाहिद फ़िरोज़ से कार्बन का बिल्कुल जिक्र ना किया, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। दूसरे रोज़ मैं अपने फ्लैट पर ही रहा। नाश्ता और खाना भी मैंने किसी न किसी तरह किचन में खुद ही बना लिया था। इससे अगले रोज़ भी मैं फ्लैट में ही रहा। मजीद एक दिन गुजर गया। फिर शाम को मुजाहिद फ़िरोज़ का फ़ोन आया, किशोरी लाल जी बधाई हो, हमारी दूसरी सप्लाई मुंबई पहुंच गई है। अब आपको बड़ी जल्द से जल्द माल मिल जाएगा। एक ज़रूरी कागज़ पर आपके साइन करवाने हैं, मैं अपनी मुंशी को भेज रहा हूँ, कागज़ पर दस्तखत कर दीजिएगा। मैंने कहा, ज़रूर मैं कर दूंगा महाराज। फिर उसकी आवाज़ आई, अच्छा जय राम जी की। मैंने भी जवाबन कहा, जय राम जी की। फ़ोन बंद हो गया था। मैं सोचने लगा, मुजाहिद फ़िरोज़ को अपना मुंशी भेजने की क्या ज़रूरत है, वो खुद भी तो आ सकता था। फिर मुझे ख्याल आया, हो सकता है मुजाहिद फ़िरोज़ मुझे फ़ोन पर यह ना कहना चाहता हो कि मैं खुद कागज़ लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जब से मुजाहिद फ़िरोज़ के आदमियों ने डॉक्टर रघुपति की सुराग रसानी शुरू की थी, मुजाहिद फ़िरोज़ टेलीफोन पर बेहद मोहतात हो गया था। मैंने दिल ही दिल में मुजाहिद फ़िरोज़ की अक्लमंदी की दाद दी। इसकी यही होशियारी, मौका शनासी और दानिशमंदी थी जिसकी वजह से वो कई सालों से वहाँ जहाद कश्मीर और पाकिस्तान के लिए इंतहाई कारामद खुफिया खिदमत सर अंजाम दे रहा था और आज तक किसी को इस पर ज़रा सा भी शक नहीं पड़ा था। इस टेलीफोन कॉल को 1 घंटा ही गुजरा होगा कि मुजाहिद फ़िरोज़ खुद मेरे फ्लैट पर आ गया। इसके हाथ में एक फ़ाइल थी। इसका लिबास इस इलाके के कारोबारी मगर पढ़े लिखे हिंदुओं जैसा था। इसने दरवाज़ा बंद करके चटकनी चढ़ा दी और फाइल मेज़ पर एक तरफ रखकर मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, साइंसदान डॉक्टर रघुपति की जगह पर छुपकर काम कर रहा है, इसका सुराग लगाने की कोशिश के बावजूद नहीं मिल सका। मैंने मायूसी के लहजे में कहा, यह तो अच्छा नहीं हुआ। मुजाहिद फ़िरोज़ बोला, ऐसा कभी कभी हो जाता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। हमारे आदमी कोई बाकायदा सीआईए के तरबियत याफ्ता नहीं है। वो आम देहातियों के लिबास में मुख्तलिफ देहात में रह रहे हैं। इनके वसाइल महदूद हैं, इसके बावजूद हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, फिर आप मुझे मशवरा क्या देते हैं? मुजाहिद फ़िरोज़ ने कहा, लेकिन हमारे आदमियों ने इस जगह का पता चला लिया है जहाँ से डॉक्टर रघुपति का सुराग मिल सकता है। मैंने जल्दी से पूछा, वो कौन सी जगह है? मुजाहिद फ़िरोज़ बोला, वो एक ऐसी जगह है जहाँ तक हमारे आम देहाती हुलिये में रहने वाले आदमियों की पहुँच नहीं है। अब आगे तुम्हारा काम शुरू होता है। बात यह है कि यहाँ पर मुकीम आला सरकारी और फौजी अफसरों ने
शिमले के शोरगुल और हंगामा से दूर एक दूर अफ्तादा छोटी सी पहाड़ी वादी में एक प्राइवेट क्लब बनाया हुआ है, जहाँ ये सब सरकारी और फौजी अफसर जो रिटायर्ड हो चुके हैं शाम को बैठकर सुकून के साथ एक दूसरे से पुराने दिनों की बातें करते हैं, अपनी अपनी पसंद का खाना बनवा कर खाते हैं और अपनी अपनी पसंद के मशरूबात पीते हैं। ये लोग बूढ़े हो चुके हैं और घरों में इनकी आवभगत अब नहीं होती। चुनाचा वो बेकदरी और तन्हाई के अदाब से निजात हासिल करने के लिए इस क्लब में अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं और अपने जैसे रिटायर्ड अफसरों के साथ पुराने दिनों की किस्से कहानियां दोहराकर अपनी जवानी और सर्विस के दिनों को याद करके तस्कीन हासिल करते हैं। इनकी महफिल शाम को शुरू होती है और रात गए तक जारी रहती है। इनमें से कोई सिर्फ शैंपियन पीता है, कोई सिर्फ वाइन के एक आध पैक से जी बहलाता है और कोई सिर्फ कॉफ़ी पीता है। इनमें से कोई भी बला का नोश नहीं है। थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करके हल्का सा सुरूर इनको मिल जाता है और अपने मादी के दिनों को याद करने लगते हैं। सब बूढ़े हो चुके हैं। जब से कश्मीर में मुजाहिदीन की सरगर्मियाँ तेज हुई हैं, ये बूढ़े रिटायर्ड अफसर अपने अपने गार्ड्स के साथ आते हैं जो क्लब के बाहर बैठकर सारा वक्त पहरा देते हैं। क्लब की जानिब से भी सिक्योरिटी गार्ड का पूरा मुसल्ला दस्ता हर वक्त पहरे पर मौजूद रहता है। बाहर के किसी आदमी को क्लब की हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। हमारे आदमियों के खास मुखबरों ने इंतहाई जांफशानी से सुराग रसानी करने के बाद हमें ये बताया है कि यहाँ कभी कभी रात के अंधेरे में एक जीप आकर रुकती है, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी सिक्योरिटी गार्ड की हिफाजत में उतर कर जल्दी से क्लब के अंदर चला जाता है। हमारे आदमियों को इस जीप वाले बूढ़े पर इसलिए शक पड़ा है कि बाकी तमाम बूढ़े अफसर शिमले की जानिब से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ कर आते हैं। सिर्फ ये बूढ़ा ऐसा है जिसकी जीप में शिमले के बजाय सोलन के शुमाल में वाक़ पहाड़ियों की जानिब से कच्ची पहाड़ी रास्ते से होकर आती है। हमारे मुखबरों को शोभा है कि शायद यही वो आदमी है जिसकी हमें तलाश है। चूँकि तुमने डॉक्टर रघुपति की शक्ल देखी हुई है, इसलिए सिर्फ तुम्हें ही ऐसे आदमी हो जिसकी शिनाख्त कर सकते हो। मैंने पूछा, ये बूढ़ा शख्स जीप पर क्लब में कब आता है और किस वक्त तक क्लब में रहता है? फिरोज बोला, हमारी इतलात के मुताबिक बूढ़े का क्लब के दूसरे बूढ़े अफसरों से कोई तयशुदा वक्त नहीं है। वो हफ्ते में किसी भी रोज़ रात के वक्त अंधेरे में आ जाता है और कुछ वक्त क्लब में गुजारने के बाद वापस चला जाता है। इसकी जीप बंद होती है जिसके आगे बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते हैं। सबसे ज़रूरत इस बात की है कि तुम खुद वहाँ जाओ, किसी जगह छुप कर इस बूढ़े का इंतज़ार करो। जब और जिस रोज़ रात को वो आए तो उसे गौर से देखो, क्या यही डॉक्टर रघुपति है? अगर यही वो बूढ़ा साइंसदान है जिसकी तुम्हें तलाश है तो फिर वही करो। ये मालूम करो कि वो क्लब के अंदर कितनी देर तक रहता है। इसके बाद तुम जो कुछ करना चाहते हो खुद ही करो। हाँ, तुम्हें इस मिशन के लिए जिस किस्म के भी असले की ज़रूरत होगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मुजाहिद अपनी बात ख़त्म करने के बाद मेरे चेहरे के तासुरात का जायज़ा ले रहा था। मुझे अपने टारगेट की पूरी तफसील समझ में आ गई थी। मैंने कहा, मुझे कैसे गाइड की ज़रूरत होगी जो मुझे बूढ़े रिटायर्ड अफसरों के पुरस्कार क्लब रोड से दिखा देगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मुजाहिद कहने लगा, मैं खतरा मोल नहीं ले सकता। अलबत्ता मैं तुम्हें एक गाइड दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा, मैं कल रात किसी भी वक्त इसके साथ जाने को तैयार हूँ। फिरोज मुझे ये कहकर चला गया कि कल रात के 10 बजे एक गाइड इसके फ्लैट पर पहुँच जाएगा जो बिजली दुरुस्त करने वाले इलेक्ट्रीशियन के बेस में होगा। इसके जाने के बाद मैंने इस मिशन के नशीब अफराज पर गौर शुरू कर दिया। बज़ाहिर ये मिशन कोई ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा मिशन नहीं था। मुझे रात अंधेरे में डॉक्टर रघुपति को शनाख्त करना और फिर किसी जगह घात लगाकर बैठ जाना और इसकी वापसी पर इसकी जीप पर अंधाधुंध फायरिंग करके इसे हलाक कर डालना, यह हकीकत में इतना आसान काम नहीं था। मुखबरों की रिपोर्ट के मुताबिक ये सिक्योरिटी गार्ड्स की सख्त हिफाजत में वहाँ आता था। रात के अंधेरे में ऐसा करते वक्त निशाना चूक भी सकता था। फिर डॉक्टर ऐसी जीप में होगा जो चारों तरफ से बंद होगी। पहले फायर पर ही सिक्योरिटी गार्ड जवाबी फायरिंग खोल देंगे और मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रुककर इनका मुकाबला नहीं कर सकूँगा। सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात की थी कि अगर पहले हमले में मैं डॉक्टर को अपनी फायरिंग से हलाक ना कर सका, जिसके इम्कानात बहुत कम थे, तो इसके बाद में क्लब में वो डॉक्टर कभी वापस नहीं आएगा और ऐन मुमकिन है कि हुकूमत ये देख करके इसको हलाक करने की गर्ज से कोई वहाँ पहुँच गया है और डॉक्टर रघुपति को फिर गायब कर दे और मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में पहुँचा दे, जिसका सुराग लगाना मेरे लिए फिर नामुमकिन हो जाए। इस वक्त तो मेरा टारगेट मेरे सामने है। मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर रघुपति की जीप पर 10 बम फेंकने चाहिए, लेकिन इसमें भी इसके बच जाने के इम्कानात 50% थे। किसी वक्त सोचता कि मुझे जीप में क्लब में आती जाती है वहाँ किसी जगह बारूदी सुरंग बिछा देनी चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है जीप का पहिया बारूदी सुरंग के बजाय साइड से होकर गुजर जाए, या अगर बारूदी सुरंग पर इसके जीप का पहिया आ भी जाए तो जीप का ड्राइवर या एक बॉडीगार्ड जख्मी हो जाए और डॉक्टर रघुपति बच जाए। ये एक ऐसा टारगेट था जिसे पहले हमले और पहले निशाने में ही मार डालने की ज़रूरत थी। एक बार अगर ये शख्स बचने में कामयाब हो जाता है तो फिर इसका दोबारा मिलना यकीनी तौर पर नामुमकिन हो सकता था, क्योंकि भारत की सरकार ऐसे कीमती आदमी के लिए दूसरा ख़तरा कभी मोल नहीं लेगी और इसे किसी दूसरी जगह गायब कर देगी। मैं किसी नतीजे पर ना पहुंच सका और सो गया। दूसरे दिन रात को मैं अपने फ्लैट के सिर्फ बेडरूम की बत्ती रोशन करके गाइड का इंतज़ार करने लगा।
रात के ठीक 11 बजे दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी जिसने खीस की बक्कल मार रखी थी कहने लगा, महाराज हमें शिकायत मिली है आपके फ्लैट की बत्तियां नहीं जलती। इलेक्ट्रीशियन हूँ। मैंने कहा अंदर आ जाओ। मैं उसे बेडरूम में ले आया। दरमियानी उम्र का एक आदमी था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें फिरोज साहब ने भेजा है? इस आदमी ने कहा, जी हाँ। आपका नाम क्या है? मैंने इसे अपना असली नाम बताया तो वो आदमी बोला, जी मुझे फिरोज साहब ने ही भेजा है। मैं आपको टारगेट तक ले जाने के लिए आया हूँ। मैं आपका गाइड हूँ। मेरा नाम उस्मान है। मुजाहिद फिरोज ने भी मुझे इसका यही नाम बताया था। वैसे मैं ये बताता चलूँ, ये इसका फर्जी नाम था। उस्मान कहने लगा, अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ चल पड़ें, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं गाइड को लेकर बेडरूम से बाहर आ गया। फिर हम दोनों फ्लैट से निकल आए। मैंने फ्लैट का ताला लगाया और गाइड के साथ रात के अंधेरे में सोलन फ्लैट इलाके से निकल कर नीचे सोलन रोड की तरफ चलने लगा। गाइड खामोशी से कदमों से मेरे साथ चल रहा था। सोलन को जाने वाली सड़क पुख्ता थी। सड़क पर किसी मोटर गाड़ी की रोशनी देखकर गाइड सड़क से उतर कर नीचे झाड़ियों दरख्तों में छुप जाता था। मैं भी इसके साथ ऐसा ही करता। जब गाड़ी सड़क पर से गुजर जाती तो हम वापस सड़क पर आ जाते। गाइड बोला, हमें सड़क से हटकर चलना चाहिए। मेरा ख्याल था इस वक्त सड़क बिल्कुल खाली होगी, लेकिन सीजन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। लोग आ जा रहे हैं। सड़क की ढलान पर झाड़ियों के दरमियान से होकर सोलन रोड के मतवादी एक रास्ता जाता था। मील 1.5 मील चलने के बाद गाइड मुझे एक पहाड़ी पगडंडी पर ले आया। पगडंडी पर हम काफ़ी दूर तक चलते रहे। गाइड मुझे इशारे से रोड की बत्तियां दिखा देता था। इसका मतलब था कि हम सोलन रोड के साथ साथ चल रहे हैं। एक जगह पहुंचकर गाइड मुझे लेकर ढलान पर नीचे उतरा। नीचे एक छोटी कच्ची सड़क आ गई। गाइड ने बताया कि ये सड़क आगे जाकर दूसरे क्लब के हक में इस पहाड़ी रास्ते के करीब जा निकलती है, जहाँ साइंसदान की जीप आती है। मैंने गाइड से पूछा, तुमने इस बूढ़े साइंसदान को देखा है? वो बोला, मैंने अपने आदमी के साथ छुपकर इसे इस वक्त देखा था जब वो गार्ड्स के नरगे में जीप से निकलकर क्लब के बरामदे में जल्दी जल्दी आगे जा रहा था। बरामदे की रोशनी में मुझे सिर्फ इसका गंजा सर ही नजर आया था। मैंने पूछा, बूढ़ा नीचे कहाँ से आता है? वो बोला कि इसके मुतालिक हमें ज़्यादा खोज इसलिए नहीं मिल सकी कि जिस तरफ से इसकी गाड़ी आती है इस तरफ जाकर आगे बहुत बड़ी फौजी छावनी है जहाँ किसी सिविलियन को जाने की इजाज़त नहीं है। हमारा ख्याल है इस आदमी की जीप फौजी छावनी के अंदर ही आती है। इस तरह बातें करते हम अपने टारगेट के करीब पहुँच गए। मुझे दूर से एक जगह दरख्तों के पीछे रोशनी टिमटिमाती नजर आई। ये ज़्यादा तेज़ नहीं थी। गाइड ने मुझे बताया, यही रिटायर्ड बोर्डों का क्लब है। हम क्लब के पीछे की जानिब निकलेंगे। गाइड आगे आगे जा रहा था। मेरी तरह गाइड को भी अंधेरे में चलने की आदत थी। वो ऊंची नीची झाड़ियों दरख्तों के दरमियान से गुजरते वक्त पीछे से होकर एक कच्चे रास्ते पर आ गया। गाइड ने धीमी आवाज़ में नीचे की तरफ इशारा करके कहा, इस तरफ से गंजे डॉक्टर की जीप आती है, यहाँ से होती हुई ऊपर क्लब की तरफ मुड़ जाती है। मैंने पूछा, इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की भी जीप होती है या सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर की जीप में ही बैठे हुए होते हैं? गाइड कहने लगा, आमतौर पर इसके आगे सिक्योरिटी गार्ड्स की भी जीप होती है जो खुली है। इसके पीछे गंजे डॉक्टर की बंद जीप होती है। एक बार मैंने सिर्फ इसे अपने जीप में आते देखा था। सिक्योरिटी के मुहाफिज जीप के पीछे भी स्टेन गन लिए खड़े होते हैं। जीप के बोनट पर भी दाएं बाएं बैठे होते हैं। गाइड मुझे इस तरफ ले आया जहाँ कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे बूढ़ों की एक मंजिला कोठी नुमा इमारत थी जिसके बरामदे में रोशनी हो रही थी। धुंधला सा बल्ब इमारत के बाहर जल रहा था। बाहर छोटे से लॉन में एक तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी। गाइड मुझे लेकर एक जगह झाड़ियों में छुप गया। क्लब के बरामदे और लॉन में सिक्योरिटी गार्ड्स इधर उधर टहल रहे थे। ऊपर से एक सड़क शिमले की जानिब भी आ रही थी। एक सड़क क्लब के सामने से होती हुई आगे जाकर थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर सोलन रोड के साथ मिल जाती थी। मैं बड़े गौर से बूढ़े अफसरों की क्लब के बरामदे में और वहाँ चहलकदमी करते मुसल्ला गार्ड्स को देख रहा था। गाइड ने मुझसे कहा, गंजे डॉक्टर की जीप यहाँ से मुड़कर क्लब के लॉन में दाखिल होती है। वो यहाँ नज़र नहीं आएगी। तुम इसे सिर्फ इस वक्त देख सकोगे जब गार्ड्स के नरगे में जीप में से निकलकर क्लब के बरामदे की तरफ बढ़ता होगा। क्या तुम इतनी दूर से इसे पहचान लोगे? मैंने कहा, मैंने इसे पहले भी देखा हुआ है। मैं इसे इतनी दूर से देखकर पहचान लूँगा क्योंकि वो बरामदे की रोशनी में होगा। गाइड बोला, खुदा करे वो आज रात आ जाए। वो आमतौर पर रात के 10 सवा 10 बजे या आधे पौने घंटे क्लब में बैठकर वापस चला जाता है। मैंने देख लिया है, इसकी जीप अभी दूसरी गाड़ियों के साथ नहीं खड़ी। इसकी सिक्योरिटी भी नज़र नहीं आ रही। हमने इसे यहाँ 3-4 मरतबा आते देखा है। वो यहाँ हफ्ते में 1-2 बार आता है, लेकिन आता ज़रूर है। मालूम होता है कि नीचे इसके लिए कोई तफरीह नहीं है। वो तफरीह करने और शायद थोड़ी बहुत पीने के लिए यहाँ आ जाता है। मैंने इर्द गिर्द के माहौल का भी एक कमांडो की निगाह से जायज़ा ले लिया था और क्लब की इमारत का भी गौर से जायज़ा ले रहा था। मेरा किसी भी हुलिये में क्लब के अंदर जाने के इम्कानात कम नज़र आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जो कुछ करना है बाहर से ही करना पड़ेगा। गाइड ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुमने ये जगह अच्छी तरह से देख ली हो तो मेरा ख्याल है हमें यहाँ से वापस चल देना चाहिए। यहाँ ज़्यादा देर रुकना हमारे लिए ख़तरा साबित कर सकता है।
वैसे भी आज तुम्हारा गंजा डॉक्टर क्लब नहीं आएगा, इस वक्त तक वो वापस जा चुका होता है। गाइड उठकर ढलान से नीचे उतरने लगा। मैंने गाइड को आहिस्ता से कहा, जिस राह से तुम मुझे लेकर आए हो इस रास्ते से वापस चलना। मैं इसे भी याद रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं कल दिन में किसी वक्त भी आकर ये देखना चाहता हूँ। गाइड ने कहा, मैं तुम्हें इसी रास्ते से वापस ले जाऊँगा, लेकिन मेरा एक मशवरा है, दिन के वक्त यहाँ जैकेट और पतलून में ना आना, कोई भेस बदल कर आना। यहाँ के दिन के वक्त भी स्कूल स्टाफ के आदमी देहातियों के लिबास में इधर उधर मौजूद होते हैं। मैंने पूछा, दिन के वक्त इस क्लब की हिफाजत की क्या ज़रूरत है, वैसे भी बूढ़े रिटायर्ड अफसरों का क्लब है। गाइड कहने लगा, असल में इस क्लब में बाद ऐसे रिटायर्ड फौजी अफसर भी आते हैं जिन्होंने मजलूम कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म सितम किया है। वो सब कुछ इन्होंने सिर्फ भारत सरकार के लिए कर रखा है। इन्हें डर है कि दिन के वक्त भी कश्मीरी मुजाहिद क्लब में कोई बम वगैरह ना लगा दें, इसलिए इन्होंने अपने तौर पर बड़ी सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ है। गाइड जिन रास्तों से मुझे लेकर क्लब तक गया था, इन्हीं रास्तों से मुझे वापस ले आया। अपने फ्लैट के करीब पहुंचकर मैंने गाइड से कहा, अब तुम वापस जा सकते हो। गाइड ने कहा, अगर तुम्हें असले की ज़रूरत हो तो मेरे पास इस वक्त एक ऑटोमेटिक पिस्तौल है, वो तुम ले सकते हो। मैंने कहा, अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, जिस वक्त ज़रूरत होगी मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा। गाइड खामोशी से खेत की बुक्कल मारकर अंधेरे में गुम हो गया। फ्लैट में सिर्फ बेडरूम में टेबल लैंप रोशन था। मैं कंबल लेकर बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी देर तक सोचता रहा कि मुझे किस तरह की मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि मेरा टारगेट भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति बचकर ना निकल सके। अगर इस बार वो बचकर निकल जाता है तो फिर इसकी तलाश करना महाल था। एक एतबार से सारा प्लान मेरे सामने वाज़ेह था। मुझे हर रात टारगेट पर जाकर भारतीय साइंसदान की आमद का इंतज़ार करना था। अगर वो आ जाता है तो अंधेरे में सिक्योरिटी गार्ड्स के नरगे में इसको निशाने की जद में लेकर शूट करना था। ऐसा भी नहीं होना चाहिए था कि फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो जाएं या इनमें से एक दो मर जाएं और डॉक्टर रघुपति बच जाए, क्योंकि ये तयशुदा अमर था कि इसकी फायरिंग के खोलने के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड ने इस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देनी थी और फिर मुझे डॉक्टर रघुपति को अपने निशाने की जद में लेना मुश्किल हो जाता। इस तरह गौर फिक्र करते मैं सो गया। अगले रोज़ मुजाहिद फ़िरोज़ मुझसे मिलने फ्लैट पर आ गया। मैंने इसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। मुजाहिद कहने लगा, तुम्हें हर रात क्लब के बाहर घात लगाकर भारतीय साइंसदान का इंतज़ार करना होगा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने कहा, मैंने मौके पर जाकर जो कुछ देखा है इसके हिसाब से क्लब के बाहर ज़्यादा फासला नहीं है। भारतीय साइंसदान सिक्योरिटी गार्ड्स के घेरे में जब जीप से उतरकर क्लब के बरामदे की तरफ जाएगा तो इसका मुझसे फासला मेरे ऑटोमेटिक पिस्तौल की रेंज से ज़्यादा होगा। मुजाहिद बोला, इसके लिए तुम्हें एक शॉटगन मुहैया कर दी जाएगी जो बैक वक्त 15 ऑटोमेटिक फायर करेगी। मैं तो समझता हूँ कि तुम्हें अंधाधुंध फायर खोलना होगा। अगर भारतीय साइंसदान के साथ इसके बॉडीगार्ड्स भी हलाक हो जाते हैं तो इसकी परवाह नहीं, लेकिन भारतीय साइंसदान को जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैं बहुत कुछ सोच रहा था। मैंने कहा, मैं शॉटगन ही साथ लेकर जाऊंगा, यहाँ पिस्तौल काम नहीं करेगा। मुजाहिद फ़िरोज़ बोला, तुम्हें शॉटगन शाम को मिल जाएगी। मैंने दिन के वक्त क्लब के इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करने का ख्याल निकाल दिया, क्योंकि इसके लिए मुझे भेद बदलना पड़ता था और दूसरे दिन के वक्त वहाँ मौजूद CID के आदमी जो मुझे देखकर मुझसे पूछ कर सकते थे, मैं इनसे बचना चाहता था। मैंने मुजाहिद फ़िरोज़ से कहा, मुझे आज रात से अपना मिशन शुरू करना है। आखिर किसी न किसी रात को तो मैं भारतीय साइंसदान को क्लब में ज़रूर पा लूँगा। मुजाहिद ने कहा, इसके बारे में भी फुल रिपोर्ट मिली है कि वो हफ्ते में एक बार क्लब में ज़रूर आता है। मैंने कहा, इसके आने का वक्त रात के 9:45 बजे से 10:15 बजे के दरमियान बताया गया है। मेरा ख्याल है मुझे 9 बजे ही वहाँ घात लगाकर बैठ जाना चाहिए। एक लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने कहा, ऐसा भी हो सकता है मैं क्लब के बाहर इस पर हमला करने के बजाय इसे पीछे पहाड़ी रास्ते में किसी जगह अपने निशाने में ले लूँ, क्योंकि सारा रास्ता वन जीप में बैठकर वो आता होगा और सिक्योरिटी गार्ड इसके पीछे होंगे। सिर्फ क्लब के बरामदे के पास आकर वो जीप से बाहर निकलेगा। सिर्फ वही एक लम्हा होगा जब मैं इस पर हमला कर सकता हूँ। मुजाहिद फ़िरोज़ ने मेरे ख्याल की तायीद की और कहा, अल्लाह का नाम लेकर इस्लाम के दुश्मन को जहन्नुम रसीद करने के मिशन पर निकल पड़ो। अल्लाह ने चाहा तो तुम इस मिशन में ज़रूर कामयाब होगे। इसी शाम को एक देहाती आदमी जो हकीकत में मुजाहिद फ़िरोज़ की जमात का आदमी था, देहाती के बेस में आया और मुझे एक शॉटगन दे गया। मैंने इसका अच्छी तरह से मुआयना किया। मैं इस शॉटगन को कई बार आजमा चुका था। शॉटगन लोड थी। मैंने 8 बजे रात हल्का सा खाना खाकर कॉफ़ी के 2 प्याले पिए ताकि मुझे नींद ना आए। सियाह पतलून के ऊपर सियाह जैकेट पहनी और शॉटगन जैकेट के अंदर छुपा कर मैं अपने मिशन पर निकल पड़ा। घड़ी मैंने अपने कलाई के साथ बांध ली थी। रात के 10:15 बजे मैं रिटायर्ड ऑफिसर की क्लब के सामने झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। ये जगह मैंने पहले ही मुंतखब कर ली थी। इन झाड़ियों से क्लब के बरामदे का फासला ज़्यादा नहीं था, फिर भी दरमियान में क्लब का पूरा लॉन था। क्लब के बरामदे के बाहर एक धीमी रोशनी वाला बल्ब रोशन था। इसकी धुंधली रोशनी में मैं भारतीय साइंसदान को वादे तौर पर पहचान सकता था और इसे अपनी शॉटगन का निशाना भी बना सकता था। लेकिन जिस जगह मैं बैठा था वहाँ से निशाना बांधकर फायर करने का सवाल पैदा नहीं होता था। एक तो मेरा टारगेट दूर था, दूसरा वहाँ अंधेरा था।
मैंने यही सोच रखा था कि जैसे ही भारतीय साइंसदान सिक्योरिटी गार्ड्स के नरके में से जीप से बाहर निकलेगा, मैं शॉटगन से अंधाधुंध फायर खोल दूंगा। यही एक तरीका मेरे हालात में काबिल अमल था। क्लब के बाहर खामोशी छाई थी। क्लब के सिक्योरिटी गार्ड्स चल फिर कर पहरा दे रहे थे। गेट के पास भी 2 मुसल्लह गार्ड्स बैठे थे। लॉन में एक तरफ कारें दीवार के साथ एक कतार में लगी हुई थी। किसी वक्त क्लब के दरवाजे में वर्दी पोश पहरा निकल कर लॉन के कोने में जो किचन था इस तरफ जाता आता नजर आ जाता था। मैं बार बार इस पहाड़ी रास्ते की तरफ देख लेता था जो वहां से नीचे की तरफ चला जा रहा था। इस रास्ते से भारतीय साइंसदान की जीप ने आना था। जीप की रोशनी मुझे दूर से नजर आ सकती थी, मगर इस रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ था। मैं झाड़ियों में छुप कर बैठा रहा। रात गुजरती जा रही थी। मुझे यकीन नहीं था कि रात के इस वक्त साइंसदान जरूर आएगा, लेकिन इसे हर हालत में मुझे इंतजार करना था। मैं काफ़ी देर बैठा रहा, लेकिन भारतीय साइंसदान ना आया। जिस पहाड़ी रास्ते से इसे आना था इस पर बदस्तूर अंधेरा छाया हुआ था। रात गुजरती जा रही थी। रात के 11 बज गए थे। जब 11:30 का वक्त हो गया और भारतीय साइंसदान की जीप ना आई तो मुझे यकीन हो गया कि वो आज रात नहीं आएगा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि वो 11:30 बजे तक ही आता है और वापस चला जाता है। इसके बावजूद मैं वहाँ बैठा इंतजार करता रहा कि शायद किसी वजह से वो लेट हो गया हो और अब आ जाए। रात के 12 बज गए, मगर भारतीय साइंसदान ना आया। क्लब में से 2 बूढ़े रिटायर्ड अफसर निकल कर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वापस चले गए। इसका मतलब था कि इन लोगों के भी क्लब से वापस जाने का वक्त हो गया था। जब रात के 12:15 बज गए तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि भारतीय साइंसदान अब नहीं आएगा। मैंने शॉटगन जैकेट के अंदर छुपाई और झाड़ियों में से निकल कर अंधेरे में ऊपर सोलन रोड की जानिब चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। मैं सड़क से हटकर दरख्तों वाले सुनसान इलाके में से होकर जा रहा था। मेरा ख्याल था कि सड़क पर रात को गश्त लगाने वाली पुलिस मेरी चेकिंग कर सकती है और मेरे पास शॉटगन थी। इस वक्त मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा। रात का 1:15 बज रहा था। इस तरह मैं दूसरी रात भी क्लब के बाहर झाड़ियों में घात लगाकर बैठ गया। रात के 12 बज गए, मगर भारतीय साइंसदान ना आया। मैं नाउम्मीद होकर वापस आ गया। जब इस तरह 4 रातें गुजर गईं और भारतीय साइंसदान क्लब में ना आया तो मैंने मुजाहिद फिरोज को फ्लैट पर बुलवाया और इससे कहा, आप किसी तरह ये मालूम करें कि भारतीय साइंसदान को कहीं यहाँ से किसी और जगह तो मुंतकिल नहीं कर दिया गया, क्योंकि मैं मुसलसल 4 रातों से घात में बैठकर इंतज़ार कर रहा हूँ और वो नहीं आया। मुजाहिद फिरोज बोला, मैं कल तक मालूम कर लूँगा। तुम कल रात भी टारगेट पर ज़रूर जाना, हो सकता है वो कल रात को आ जाए। वो तो मैं ज़रूर जाऊँगा, मैंने कहा। मुजाहिद फिरोज चला गया। अगली रात भी मैं हर तरह से मुसल्ला होकर सियाह पत्तून और सियाह जैकेट पहनकर 9:15 बजे रात फ्लैट से निकला और सोलन रोड के नीचान में जंगलाती इलाके में से होता हुआ क्लब के सामने मखसूस जगह पर घात लगाकर बैठ गए। इस रात भी भारतीय साइंसदान ना आया। रात के 12:15 बज गए। मैं वहाँ से वापस आ गया। तीसरे रोज दिन के वक्त मुजाहिद फिरोज ने मुझे फ़ोन किया और मेरे फ्लैट पर आ गया। कहने लगा, भारतीय साइंसदान के बारे में हमें जो रिपोर्ट मिली है इसके मुताबिक इसकी तबीयत नासाज है और वहीं छावनी में वो आराम कर रहा है। किसी दूसरी जगह इसे मुंतकिल नहीं किया गया। मैंने कहा, इसका मतलब है अभी इसके क्लब में आने का कोई इम्कान नहीं है। ऐसा ही लगता है। बहरहाल तुम्हें 2 दिन का वक्फा डालकर फिर रात को जाना होगा। इससे अगले रोज़ मैं फ्लैट पर ही सारा दिन रहा। शाम के वक्त मैंने कपड़े तब्दील किए, गर्म ओवरकोट पहना और छड़ी हाथ में लेकर शिमले के माल रोड की तरफ चल पड़ा। मौसम सर्द हो रहा था। शाम के बाद सर्दी बढ़ जाती थी। मेरा ख्याल था कि माल रोड वाले रेस्टोरेंट में बैठकर चाय का एक गर्म कप पीऊँगा और माल रोड पर थोड़ी सी चहलकदमी करने के बाद वापस आ जाऊँगा। शिमले का मौसम सर्द हो जाने की वजह से काफ़ी लोग मैदानी इलाकों में वापस चले गए थे। माल रोड शाम के बाद खाली हो जाती थी। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर बंद हो जाते थे। मैं इसी रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया जहाँ से पहले मैं 1-2 बार आया था। ये दरमियाने दर्जे का पुरसकून रेस्टोरेंट था और वहाँ चाय बड़ी अच्छी मिलती थी। इस रेस्टोरेंट की कॉफ़ी भी बहुत आला थी, मगर मेरा इस शाम चाय पीने को जी चाह रहा था। मैंने चाय मंगवाई और बड़े आराम से एक एक घूंट करके पीने लगा। मैं कोने वाली मेज़ पर बैठा था। हस्बे मामूल रेस्टोरेंट में धीमी धीमी रोशनी थी। अचानक मैंने देखा कि वही लड़की कारमन हाथ में प्लास्टिक का बैग लिए रेस्टोरेंट में दाखिल होकर काउंटर पर फ़ोन करने लगी है।